हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस अगर हो तो उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स कैसा लगता है, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव। पर आज हम उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि वो लगता कितना है। तो वो हम कूलम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं पहले। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between any 2 point charges at rest is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them. And the force acts along the line joining the टू चार्जेस। तो ये उसको हमने डिफाइन किया। अब इसको समझते हैं कि है क्या। जो फोर्स होता है इंटरेक्शन का 2 पॉइंट चार्जेस, एक बात ध्यान देंगे, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। कूलम्स लॉ तभी वैलिड होगा, पॉइंट चार्जेस और रेस्ट पे। तो वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के। मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और क्या कह रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो इसको अगर हम कंबाइन करें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम एक कांस्टेंट ला सकते हैं, के Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर हमने जो के लाया, वो के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर हम उसको एक नाम और दे सकते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। एक चीज़ और है यहाँ पर, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। अच्छा, 2 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पर, से Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस जो है R है। तो जो इनके बीच में जो फोर्स होगा ना, वो हमेशा इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उसके अलोंग होगा। ऐसे हो सकता है, या अगर रिपल्सिव होगा तो ऐसे होगा, अट्रैक्टिव होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, वो फोर्स कभी ऐसे नहीं होगा कि अगर लाइन ऐसे ज्वाइन कर रही है तो ऐसे नहीं होगा फोर्स कभी कि ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। नहीं, जो हमेशा लाइन उनको ज्वाइन करेगी केवल उसी डायरेक्शन में लगेगा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा। तो के की बात कर रहे थे हम। तो जो के है हमारा, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारी के की वैल्यू। फर्स्ट, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस, और सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। ओके, तो इस के को और हम डीप में स्टडी करते हैं कि के इक्वल टू ये होता है 1/4πε। ये 1/4πε क्या है, इसको देखते हैं। ये जो 4π है, ये कहाँ से आया। अगर हम 2D की बात करें, कोई सर्कल है हमारे पास और इसका सेंटर ये है, तो ये जो इतना एंगल बनाएगा वो कितना होता है,
कि एंगल होता है 360 डिग्री। अब यही सेम चीज़ अगर हम किसी स्पेयर में करें, अब किसी स्पेयर की बात करते हैं, अगर हम किसी पहले उससे पहले हम देखते हैं कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, तो इसका अफेक्ट कैसे होता है, क्या वो किसी प्लेन में होता है या फिर वो पूरे 3 डायमेंशनल में होता है? वो पूरे 3 डायमेंशन में होता है, इसलिए हम 4 पाई यूज़ करेंगे यहाँ पर। और एप्सिलन, एप्सिलन क्या है इसको हम और आगे देखेंगे। इससे पहले के की जो एसआई यूनिट लिख लेते हैं हम। के की एसआई यूनिट वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और डायमेंशन भी देख लेते हैं साथ साथ, mL3T-4 ए स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब हम देखते हैं एप्सिलन क्या है। तो एप्सिलन को हम कहते हैं परमिटिविटी। एप्सिलन होता क्या है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines the electric force between two charges situated in that medium। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी है किसकी, मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो डिटरमाइन करेगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कितना लगेगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए आपके पास ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं, वहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस रखें Q1 और Q2। तो अब ये आपस में कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, से रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r कंसिडर करते हैं, ये कुछ फोर्स लगा रहे हैं, एफ नॉट नाम दे देते हैं फ्री स्पेस के लिए, एफ नॉट। तो अब हमने सेम चार्ज को Q1 और Q2 को एक कंटेनर में जिसमें वाटर है उसमें रख दिया, Q1 और Q2 को, और डिस्टेंस अब भी r है इनके बीच का, मतलब चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या फोर्स जो लग रहा था एफ नॉट, वो क्या अब भी एफ नॉट लगेगा? एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वो फोर्स एफ नॉट नहीं था, वो फोर्स एफ नॉट से काफ़ी कम हो चुका था। अगर ये वाटर है, लिक्विड वाटर के केस में ये फोर्स हो गया था एफ नॉट बाई 80 टाइम रिड्यूस हो गया था ये। तो ये क्यों हुआ ऐसा, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ? तो वो जो प्रॉपर्टी वो परमिटिविटी है, एप्सिलन। तो ये मीडियम पे डिपेंड करती है। तो इसको हम अगर समझें फॉर वैक्यूम या फिर एयर भी कह सकते हैं, या फ्री स्पेस। वैक्यूम और एयर में खासा डिफरेंस नहीं आता, जो यानी क्या चेंज कर रहे हो, जो फोर्स में चेंज क्यों आया, तो क्या बदल रहा है? एप्सिलन बदल रहा है। तो फॉर वैक्यूम और एयर के लिए हम यहाँ कूलम्स कांस्टेंट के को क्या लिख सकते हैं? के इक्वल टू 1/, ये जनरल के का जनरल फॉर्मूला ये हुआ। अब एप्सिलन हम कहाँ का कंसिडर कर रहे हैं, हम वहाँ का लिखेंगे। जैसे वैक्यूम का कंसिडर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। हम वैक्यूम के केस में परमिटिविटी को एप्सिलन नॉट लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू ये हो गई। अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं फोर्स क्या होगा। फोर्स जो होगा, फोर्स हमने यहाँ देखा कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2/r², ये हो गया। ये फोर्स हो गया बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो r डिस्टेंस से सेपरेट है और वैक्यूम में रखे हैं। तो ये फोर्स हो गया। तो और इस k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और यूनिट हम देख चुके हैं क्या होगी, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट इसकी याद आसानी से रखी जा सकती है, जैसे कि के की वैल्यू ये है, जैसे ये है, के की यूनिट कैसे याद रखेंगे, फोर्स की न्यूटन होती है, तो के को राइट हैंड साइड छोड़ देते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो न्यूटन, आर की क्या होगी, मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, चार्ज की कूलम होती है। तो यहाँ पर फोर्स हमारा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। तो इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इससे अब इस फॉर्मूले से हम 4 पाई को इधर ले जाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो होगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ, इसकी ऐसा यूनिट कैसे ध्यान रखेंगे, इस जैसे इसकी रिवर्स हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज़ हमको ध्यान देनी है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, आई मीन जो एप्सिलॉन है उसकी मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है, मतलब एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती एप्सिलॉन की। तो हमने वैक्यूम के लिए पढ़ा, अब हम फॉर एनी मीडियम, किसी अदर मीडियम के लिए पढ़ेंगे, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कह सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको एप्सिलॉन से शो करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होती है, ये मिनिमम है। जो किसी मीडियम के लिए होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, इससे किस फैक्टर से बड़ी होगी उसको हम देखेंगे अभी। तो उससे पहले देखते हैं के क्या हो गया। के की वैल्यू यहीं पर, जैसे हमने ये जनरल फार्मूला के का, फॉर वैक्यूम के का फार्मूला ये हो जाता है, और कूलम्स लॉ से जो फोर्स की वैल्यू आई वो ये होती है। अगर जनरली कोई पूछेगा कि कितना फोर्स लगता है, तो सिंपली हमको 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अगर कुछ मीडियम डिफाइन ना किया होगा तो हम उसको वैक्यूम कंसिडर करेंगे और फॉर्मूले में 1/4πε0 यूज़ करेंगे। अब मीडियम के लिए देखते हैं, के की क्या वैल्यू होगी 1/4πε, और फोर्स की क्या होगा यहाँ से 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा, यहाँ फोर्स F0 था, यहाँ 80 टाइम रिड्यूस हो गया वाटर के केस में। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो एप्सिलॉन है इसके और जो मीडियम की परमिटिविटी है और जो वैक्यूम की परमिटिविटी, इनमें कुछ एक रिलेशन है। वो ये रिलेशन है कि एप्सिलॉन मतलब जो मीडियम की परमिटिविटी है वो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है, पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इससे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1/4π एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो क्या हो गया, तो ये हमारा मीडियम के लिए फॉर्मूला हो गया। एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि F इक्वल टू, यहाँ पर F डैश लिख सकते हैं, यहाँ पर F डैश मीन्स किसी मीडियम के लिए, और F नॉट लिख सकते हैं, मतलब जहाँ नॉट लगाते हैं वो जनरली हम वैक्यूम की बात कर रहे होते हैं। यहाँ डैश से हम मीडियम को शो करें तो क्या हो गया 1/4πε नॉट, और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं।
एफ मीन्स यहाँ पर अभी के लिए नॉट लिख देते हैं, एफ नॉट मीन्स जो फोर्स वैक्यूम में था, और कौन सी टर्म बच गई, एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम में जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो उसके में फोर्स जो होगा एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो यहीं से जैसे आप देख सकते हैं वाटर के लिए एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 80 है, तो फोर्स कैसे हो गया, 80 टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो ये था हमारा मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू। अब हम और आगे डिस्कस करते हैं इसको। जैसे हमने देखा अभी कि एप्सिलॉन जो मीडियम की परमिटिविटी थी वो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर थी। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर क्या हो गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक और चीज़ हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डैश इक्वल टू एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर। तो इससे एप्सिलॉन आर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर क्या हो गया, एफ नॉट बाय एफ मीडियम। तो ये इसका एप्सिलॉन आर का ही फॉर्मूला कह सकते हैं, फॉर्मूला हो गया। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी परमिटिविटी की, ये होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और साथ साथ इसकी डायमेंशन भी डिस्कस कर लेते हैं। वो होती है m-1 L-3 T4A2। अब साथ साथ हम CGS यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं, कूलम्स कांस्टेंट K की। तो K की CGS यूनिट में क्या वैल्यू होती है, वो होती है 1। कैसे कैसे निकाली हमने, यूनिट होगी क्या इसकी, कुछ देखते हैं वो आगे हम। इस K की वैल्यू हम निकालते हैं CGS यूनिट में। तो K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अच्छा, इन सब की CGS यूनिट, ये फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, तो उसकी CGS यूनिट क्या हुई फोर्स की, या फिर हम उससे बेटर हम ऐसा समझ सकते हैं कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 10⁵ डायन। फोर्स की CGS यूनिट डायन होती है, डाइन। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, CGS में nth की यूनिट सेंटीमीटर होती है। और 1 कूलम इक्वल टू इंटू 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये CGS यूनिट होती है किसकी, चार्ज की। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं न्यूटन का अगर हम लिखें यहाँ पर 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 कूलम स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁹ ESU स्क्वायर। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे 10⁻⁹ इंटू 10⁵ 10⁻4 इंटू 10⁻4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 9, 10⁻⁹ स्क्वायर 10⁻18 ESU स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल, ऊपर अगर इनकी पावर को ऐड ऑन करें तो 9 5 14 4 18, और नीचे भी 18, तो मीन्स ये सारी कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल होके क्या आ रही है 1। तो यानी कि K की वैल्यू क्या होगी, 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। तो CGS यूनिट में K की वैल्यू क्या होगी, 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्क्वायर या ESU स्क्वायर। तो हमने निकाली CGS यूनिट में। ओके, तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी, ये ER। तो इसको हालांकि हम स्टडी कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ permittivity of medium to
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया, एप्सिलॉन ये मीडियम की परमिटिविटी बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, क्या लगता है क्या होनी चाहिए वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू। अच्छा, फॉर अगर मीडियम, एप्सिलॉन हमने किसके लिए डिफाइन किया है, एक और बार इसको देख लेते हैं। एप्सिलॉन हमने डिफाइन किया मीडियम के लिए, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, परमिटिविटी वैक्यूम में, और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर हम बोलें कि अगर हमारा मीडियम जो है वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो एप्सिलॉन अगर वैक्यूम मीडियम है तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। फॉर वाटर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था 80। फॉर मेटल्स एप्सिलॉन आर होता है इनफाइनाइट। ये क्यों होता है ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, Q1 Q2। तो इनके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, R1 नाम दे देते हैं इसको, और इसको R2। Q1 से Q2 में जो जा रहा है वेक्टर उसको नाम दे देते हैं R12, और Q2 से Q1 जो जा रहा है उसको नाम दे देते हैं R21। ओके, तो हम फोर्स का एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब सेम फॉर्मूला को हमको वेक्टोरियल फॉर्म में पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। तो Q1 और Q2 चार्ज, अब फोर्स हमने लिख दिया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है इनके बीच में, मान लेते हैं। अगर हम अट्रैक्टिव मान के एनालाइज करेंगे तब भी रिजल्ट सेम ही आना है, कुछ भी मान सकते हैं। लेट्स से ये रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इन फोर्स को नाम दे देते हैं F। ये वाला फोर्स कौन सा है जो अभी ये वाला शो कर रहा हूँ मैं, ये वाला है जो Q2 पे लग रहा है, और इसको कौन लगा रहा है, Q1। तो यहाँ पर लिखेंगे F2, आगे लिखेंगे, आगे हमने 2 लिखा है मतलब कि 2 पे एक्ट कर रहा है, और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, F2 1। सिमिलरली Q1 पे फोर्स F कर रहा है एक्ट, और इस किस पे कर रहा है, 1 पे, और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो F12। ओके, तो अब हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर दोनों फोर्स को देखेंगे अभी। तो पहले लिखते हैं F12, मतलब F1 पे 2 लगा रहे हैं, वो कैसे लिखेंगे हम, K Q1 Q2 बाय क्या डिस्टेंस लेंगे, R21। एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन का हम पोजीशन वेक्टर लेंगे। मीन्स डायरेक्शन फोर्स की F12 है इधर, तो हम पोजीशन वेक्टर भी किधर का लेंगे, इस डायरेक्शन का लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, R21। फिर से देखते हैं इसको, F12 की डायरेक्शन मीन्स जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमको पोजीशन वेक्टर लेना है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है F12, हम F12 फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लेंगे। R12 या 21, R12 की डायरेक्शन ये है, R21 की डायरेक्शन ये है, तो क्या लिखेंगे, R21। तो स्क्वायर होगा इसका, ये वेक्टर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे हम। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसके यूनिट वेक्टर F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला यूनिट वेक्टर लेंगे हम। R21
यूनिट वेक्टर आपको पता होगा, जैसे कि R21 यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी एक सर्टेन डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 1 हो। तो R21 कैसे लिखेंगे, वेक्टर R21 अपॉन, कैसे, मतलब R21 वेक्टर ये हो गया। अब इसी वेक्टर को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, R21, तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया और हमको डायरेक्शन भी पता पड़ गई और मैग्नीट्यूड भी पता पड़ गया। तो वहीं पर हम देखेंगे, यहाँ पर R21 को हमने देखा। अब सिमिलरली हम F21 लिखेंगे। F21 क्या हो गया, KQ1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर कौन सा, R21। ओके, तो अब ये हम देख चुके हैं। सिमिलरली ये चीज़ R12 के लिए भी होगी। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 क्या होगा, R12 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड R12। ओके, तो अब ये चीज़ हमने देख ली। अब इनकी जगह हम इन वैल्यू को अगर पुट कर दें तो हम देखेंगे R12 क्या हो गया, KQ1 Q2 बाय R21 स्क्वायर। R21 क्या हो गया, R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड R21। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, F12 क्या हो गया, KQ1 Q2 बाय R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। यहाँ हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और यहाँ पूरा वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, जिससे हमें डायरेक्शन का भी अंदाजा हो। सिमिलरली F21 क्या हो गया, KQ1 Q2 बाय R12 स्क्वायर। R12 की जगह हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर बाय R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड। दिस गिव अस F21 इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब हमको एक चीज़ पता है, इन दोनों की अगर हम बात करें R21 और R12 की, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इनका, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। तो सिंपली अगर हम इस चीज़ को R12 को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 बाय जहाँ R12 है उसकी जगह हमको माइनस R21 पुट कर देना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ R12 की जगह माइनस भी लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R21 क्यूब इंटू R12 की जगह माइनस R21। तो इससे क्या पता पड़ गया, F21 इक्वल टू माइनस KQ1 Q2 बाय R21 क्यूब इंटू R21। तो ये वाली चीज़ ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मीन्स F21 इक्वल टू माइनस ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, F12 के। तो ये हमने देख लिया कूलम्ब-स्टोइन वेक्टर फॉर्म ये रहा। और इससे हमें क्या पता पड़ गया, फोर्स जो होता है दो चार्जेस का वो मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल रहता है और साइन में हमेशा अपोजिट रहता है। मतलब एक फोर्स अगर इधर एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर ऐसे एक्ट कर रहा है तो दूसरा ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कूलम्ब-स्टोइन वेक्टर फॉर्म। ओके, दैट्स इट।